बच्चा आया मेरे पास, लगभग 8 से 9 साल का रहा होगा। मैंने पूछा भाई किस केस में हो, तो बोला कि सर एक मर्डर केस में आ गया। मैंने कहा तुम वहाँ क्या कर रहे थे जहाँ मर्डर हो रहा था? कहता सर मर्डर तो मैंने ही किया। बाप रे। मैंने कहा अब तो तुम्हारी बेल हो जानी चाहिए। कहता सर बेल नहीं होगी। मैं शॉक्ड। मैंने कहा क्यों? कह रहा सर 3 मर्डर और किए हैं। जेल में ही एक इंसिडेंट था, वो भी बड़ा शॉकिंग था। एक बाबा जी घूम रहे थे भगवा कलर में, चश्मा लगाए, बढ़िया स्टाइलिश थे। मैंने अपने सेवादार से पूछा भाई ये बाबा जी किस केस में हैं? कह रहे सर ये बाबा जी डॉक्टर डेथ के नाम से मशहूर हैं, एक इनके ऊपर सीरीज भी बनी हुई है। 117 मर्डर्स तो काउंट हुए थे, बाकी कितने थे पता नहीं। 117 मर्डर्स। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे 2 लोग। दे वर इन अ लिव इन रिलेशनशिप फॉर 3 years। सैडली उनका ब्रेकअप हो जाता है। 9 months लेटर द गाय इज मैरिंग अनदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। शादी के फेरे के टाइम दिल्ली से पुलिस आती है और लड़के को अरेस्ट करती है। एक इंसान है, उसने सपोज मल्टीपल मर्डर्स करे हैं, तो क्या लॉयर उसे हेल्प करनी चाहिए, भी उसे हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल ही इज प्रूवन गिल्टी। सपोज मेरे अकाउंट से कुछ मनी डिडक्ट हो गया, 50,000 डिडक्ट हो गया, तो कोई चांस है कि मुझे वो वापस मिल सकता है? फ्रॉड होगा वो 50,000 जाएगा, किसी एक के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र होगा। मूवी में ऐसी चीज़ दिखाई जाती है जो मिथ है, रियलिटी में नहीं होती। जो इंटायर क्राउड आता है मूवी में, वो ये दिखाते हैं कि वो एक ही पर्टिकुलर केस के लिए सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं। सो दैट्स अ टोटल मिथ। एवरीवन इज कमिंग फॉर देयर ओन केसेस। अपने केस पे लोगों का ज़्यादा ध्यान रहता है। ये ड्रामा नहीं चलता है कि थिएटर नहीं चल रहा होता है कि आप सिर्फ इसी केस के लिए आए हैं। राजवीर जी, अजय जी, वेलकम टू भविष्यवाणी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके लिए इंसाफ क्या है? मैम इंसाफ फॉर डिफेंस लॉयर उसके क्लाइंट का रिलीफ है, अच्छा। और फॉर प्रोसिक्यूशन फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कन्विक्शन उसके लिए इंसाफ है। तो देयर इज़ 2 एस्पेक्ट एंड सबके लिए अपने अपने अलग अलग मायने हैं। तो सबके लिए इंसाफ अलग चीज़ है। सबके लिए इंसाफ अलग चीज़ है। एक्चुअल में इंसाफ है, कोर्ट का पर्पस होता है सच की तलाश करना फाइल पे, और उसके अकॉर्डिंगली केस को डिसाइड करना। दैट्स इट। मेरे दिमाग में ना बहुत बार ऐसा ख्याल आता है कि एक इंसान है, उसने सपोज़ मर्डर करा है, या एक नहीं मल्टीपल मर्डर्स करे हैं, और वो लॉयर के पास जाता है कि मुझे बचा लो, तो क्या लॉयर उसे हेल्प करनी चाहिए, भी उसे हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैम लॉयर की ड्यूटी है केस पे काम करना। दैट्स इट। लॉयर ये डिसाइड नहीं करता कि उसने मर्डर किया है नहीं किया, ये काम है प्रोसिक्यूशन का। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। प्रॉपर अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो उसका बेनिफिट अक्यूज को मिलता है। तो लॉयर का काम है सिर्फ केस को प्रोसीड करना, ना कि उस पर कोई जजमेंटल होना। अगर जजमेंटल लॉयर है तो केस को कभी भी उस पर वो जीत नहीं हासिल कर पाएगा। अच्छा, तो लॉयर का काम है एक ऐसे इंसान को बचाना जो उसके पास हेल्प मांगने आया है, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो। यस। सेकेंडली लॉयर्स का ये भी as what the law tells us that everyone is innocent until he is proven guilty. So for us it's our job कि हम उनका बेस्ट केस कोर्ट के आगे पुट फॉरवर्ड करें। जॉब इज़ ऑन द प्रोसिक्यूशन वेदर उन्होंने क्राइम कमिट करा है नहीं करा है, केस पुट अप करने का है, एंड कोर्ट का बेस्ड ऑन व्हाट एविडेंस इज़ देयर कोर्ट का डिसाइड करने का। ठीक है, तो एक इंसान जब पुलिस स्टेशन में जाता है, एफआईआर कराता है, एक एफआईआर है और एक नॉर्मल कंप्लेंट में क्या डिफरेंस है? एफआईआर के पहले की स्टेज है कंप्लेंट। पहले आप कंप्लेंट देते हैं। अच्छा। पुलिस उसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करती है। एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की ललिता कुमारी करके, उसमें कोर्ट ये कहती है कि आफ्टर ए कंप्लेंट अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है देन इमीडिएट यू विल लॉज द एफआईआर। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो आप विद इन 7 days आप उसकी इंक्वायरी कंप्लीट करेंगे, और अगर उसमें इंग्रेडिएंट हैं कमीशन ऑफ ऑफेंस के तो फिर आप उसमें एफआईआर दर्ज करेंगे। बहुत बार सुनते हैं न्यूज़ में कि एफआईआर नहीं लिख रहे पुलिस वाले। अगर कोई एफआईआर ना लिखे तो क्या करना चाहिए? देन यू शुड हैव टू प्रोसीड टू द कोर्ट। कैसे? कोर्ट में 175(3) में बिफोर मजिस्ट्रेट आप एप्लीकेशन मूव करते हैं। कोर्ट को बताते हैं कि ये ऑफेंस है। जो मैंने अभी आपको जजमेंट बताई उसमें ये भी क्लियर है कि सपोज़ आप
कोर्ट के सामने जाते हो और कोई इन्वेस्टिगेशन का ऐसा पार्ट है जो सिर्फ पुलिस कर सकती है। सपोज़ कोई डॉक्यूमेंट्स मुझे बैंक से लेने हैं, बैंक आपको नहीं देगी, पुलिस उसमें 94 BNSS का नोटिस उसको देगी, देन बैंक को पुलिस को देती है। तो जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है फिर कोर्ट उसमें डायरेक्शन करती है FIR के लिए। अगर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है तो कोर्ट उसमें फिर 200 में कॉग्निजेंस लेती है और फिर फर्दर प्रोसीड करती है। आपने तो दिल्ली पुलिस के साथ भी केस लड़ा हुआ है, उनकी तरफ होके, जी। गवर्नमेंट की तरफ होके। वो कैसे डिफरेंट होता है एक नॉर्मल प्राइवेट केस से? प्राइवेट केस से डिफरेंट ये होता है कि उसमें प्रोसिक्यूशन के ऊपर पूरा बर्डन होता है केस को फैग एंड तक ले जाने के लिए। आपको केस को इस्टेब्लिश करना पड़ता है, पूरी चेन को आपको इस्टेब्लिश करना पड़ता है, जो एविडेंस होता है वो कलेक्ट करने पड़ते हैं। अगर कोई भी चेन कहीं पे ब्रेक हो रही है तो उसका सीधा बेनिफिट एक्यूज को मिलता है। अच्छा, तो दिल्ली पुलिस के साथ काम करने में क्या था? दिल्ली पुलिस के साथ काम करने में ये था कि सपोज़ हाई कोर्ट में हम जब असिस्ट करते थे हाई कोर्ट को, तो उसमें फिर पुलिस के जो पिटिशन्स आती थी उसमें दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट करते थे, तो उसमें पुलिस की जो कमियां होती थी, जो वो होते तो अकॉर्डिंगली उनको गाइड किया जाता है, अकॉर्डिंगली उनको बताया जाता है इसमें ये कमियां, इसको इस तरह से ठीक करना है। ये आपके पास कोई ऐसा सबसे डरावना, सबसे हॉरिफिक केस आया है जो सुन के आपका खुद का दिल दहल गया हो? मैडम, एक केस में डिफेंस लॉयर रहा हूँ। यूपी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्हें बाहुबली भी पूर्वांचल का बोला जाता है, धनंजय सिंह जी। उनकी वाइफ का केस था, जागृति सिंह का मेड मर्डर केस। हाँ। तो उसमें था कि उसमें मेड का मर्डर हुआ था और एक DVR पूरी कलेक्ट हुई थी लगभग 24 घंटे की। तो उसमें घर में 24 कैमरे लगे हुए थे और पूरा इंसिडेंट उन कैमरों में कैप्चर्ड था। वो उसको मेड को किस तरह से बालों से घसीटते हुए एक रूम से दूसरे रूम ले जाना, फिर ठंडे पानी के नीचे नल खोल देना, पानी गिर रहा है उसके नीचे वो करना, डंडों से पिटाई करना मेड को। फिर सुबह 4 बजे उसको मेडिसिन देना, चेक कर रही हैं, तो उस समय जब वो सॉरी उसकी डेथ हो गई थी तब तक। तो ये सारा इंसिडेंट उसमें कवर हुआ था। ओके। और वो केस अभी भी चल रहा है। 302 से के खैर केस वो 304 पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी अब कोर्ट डिसाइड करेगी तो उसमें उस एम्बिट में आ चुका है। तो क्या हुआ उसमें फिर हमने बेल करवाई थी, जागृति की बेल सिक्योर की थी, ट्रायल कोर्ट से की थी और ऑन मेरिट्स की थी। बेल कैसे होती है? मतलब कुछ लोगों को जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है मिलने। किस बेसिस पे डिसाइड होती है कि बेल होनी चाहिए? अब इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। समटाइम्स केस में कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं या कुछ है, सपोज किसी केस में कोई कंप्लेनेंट है, उसकी लाइफ थ्रेट है उसको, देन आप बेल नहीं मिलेगी आपको जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती है या उसकी एविडेंस नहीं हो जाती है कंप्लेनेंट की। और कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे चोरी का है या कुछ इस तरह के जो और केसेस हैं तो उसमें आपको बेल इमीडिएट मिल जाती है, मतलब छोटे टाइम में। मर्डर केस में बेल मिल जाती है? मर्डर केस में अगर आप डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है, सेशन कोर्ट से तो थोड़ा मुश्किल है, हाई कोर्ट आपको जाना पड़ता है। आपने कभी किसी मर्डरर को बेल दिलवाई है? जी हाँ, मैंने अभी जागृति सिंह का ही नाम लिया। और किसी को? और एक केस था मालवीय नगर का केस था, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्लाइंट का, तो उसका भी किया था, उसका भी मर्डर का केस था, डे लाइट मर्डर था, मदर इन लॉ का मर्डर हुआ था। उसमें क्या हुआ था आप थोड़ा बताएंगे? उसमें हुआ ये था कि घर में कुछ लोगों की एंट्री होती जो एज ए पर प्रोसिक्यूशन स्टोरी है। उसमें था कि जो बहू ने सास को हैमर से मारा था और उसका सर फट गया था और इसमें वो डेथ हो गई थी। ओके। और उसके कपड़े वगैरह मिले थे बाथरूम में, उसमें ब्लड स्टेन कपड़े थे, ये सारी चीज़ें। और उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर SHO खुद था और फाइनली हमने उसे एक्विटल कराया था साकेत कोर्ट से। ओके। तो कभी ऐसा फील नहीं होता कि बीइंग अ लॉयर हमें अपने काम में और अपने एथिक्स में डिफरेंस रखना चाहिए? हम एक ऐसे इंसान को बेल दिलवा रहे हैं जो एक मर्डरर है, जो हो सकता है कि बाहर निकलवा दे हम उसे और एक और मर्डर कर दे वो। We'll tell you an example. एक्चुअली इसमें कोर्ट कंडीशंस इम्पोज करती है। सपोज कोर्ट अगर बेल मूव करते हैं, बेल ग्रांट करती है तो उसमें कंडीशंस इम्पोज करती है। पहली कंडीशन ही उसमें होती है कि आप बाहर जाके कोई फर्दर ऑफेंस नहीं कमिट करोगे। अगर आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो तो स्टेट के पास उसको पावर है
या इस स्टेट को ये अथॉरिटी है कि वो जो है एप्लीकेशन मूव करे फॉर कैंसिलेशन ऑफ द बेल, और उसके बाद फिर आपकी बेल कैंसिल हो जाती फिर है। बेल नहीं मिलती दूसरी बार मर्डर में भी? दूसरी बार फिर कोर्ट इतनी आसानी से कन्विंस नहीं होते, आपको कन्विंस करना पड़ता है। अच्छा, बट हो जाता है फिर भी? मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अगर है एक्चुअली सेकंड केस में आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर कोर्ट डेफिनेटली कंसिडर करती है। आप कुछ बता रहे थे? सेकेंडली आई वाज सेइंग कि इफ अ डॉक्टर फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर कोई क्रिमिनल को ऑपरेट कर रहा है, ही विल नॉट सी कि वो क्रिमिनल है, ही विल परफॉर्म हिज ड्यूटीज which is to save that person, right? So similar principles apply to us as well in our profession, and we have to act professionally as per whatever the case the client comes to us. अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक मर्डरर आपके पास आया हो और आपके सीने पे बंदूक रख दी हो कि तुम मेरा केस नहीं लड़ोगे तो मैं तुम्हें ही उड़ा नहीं, दूंगा? ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट बड़ी छोटी सी बड़ी थिन लाइन है कि जब आप अपनी ड्यूटीज़ से बियॉन्ड आप काम करना शुरू करते हो तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर सिर्फ आप अपना काम कर रहे हो फोकस्ड अपने वर्क के लिए, फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कभी लीगल इश्यूज आप में आपके तरफ से आए हैं कि आपको इतना फोर्स करा गया हो या फिर केस हारने वाले हों और नहीं जीतने वाले हो तो आपको धमकियां मिल रही हों कि तुमने सही मैं नहीं आपको किया? केस की डिटेल नहीं बताऊंगा, बट एक बार कोशिश की गई थी ब्राइब करने की। अच्छा। उसमें मेरे साथ राजवीर हैं, ये भी थे उस केस में। हम्म, एक बड़ी पुअर लेडी थी, ये दिल्ली का ही केस था, साउथ ईस्ट का। ठीक है। लगभग 3 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। हम्म, तो उसमें एक बिल्डर ने उसके अगेंस्ट केस डाला था, कुछ झूठे कागज वगैरह लगा के। Poor lady। लैंड माफिया था इनफैक्ट वो, पुअर लेडी के खिलाफ? पुअर लेडी के खिलाफ। तो हमने उस केस को लड़ा था। उसने उसमें दिल्ली के दिग्गज लॉयर सबको ले आया था, बड़े बड़े लॉयर्स को ले आया। किसकी तरफ से लड़ा था? हमने पुअर लेडी की अच्छा। सपोर्ट किया था। ठीक है। और उसने भी 3-4 लॉयर्स चेंज करके बाद में हमारे पास आई थी, बिकॉज उसका कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर रहा था केस में। हमने जब क्रॉस एग्जामिन किया, पूरे केस को डिमोलिश जब किया, जब हमने बिल्डर को ही जब क्रॉस एग्जामिन किया, उसी स्टेज पे उसने हमें कोशिश की थी कि एक 20 लाख का चेक और अच्छा। ये ले लो और ये केस छोड़ दो। तो हमने वो वापस किया। हमने कहा कुछ और अच्छे लॉयर्स ले लो और उसके बाद करो, हमारे लिए ठीक है, जो क्लाइंट हमारी फीस दे रहे दैट इज़ इनफ। कभी ऐसा होता है, आपको लगता है ऐसा कि जो पुअर लोग हैं या फिर जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है वो हमेशा केस हारते ही हैं? और नहीं, ऐसा जिनके नहीं है। आपके पास लॉयर ठीक होना चाहिए, चाहे वो पुअर हो या कोई भी। लॉयर आपका अगर अच्छा है, उसे काम आता है, लॉ पे उसकी कमांड है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्योंकि इतना इंडिया में तो इतना फेमस है ना कि अब पैसा वाला है तो जीतेगा ही, पैसा वाला है तो बाहर आ ही जाएगा, पैसा है तो ये सब कुछ हो ही जाएगा, कुछ भी। तो ये मिथ है, आपको क्या लगता है ये सच्चाई है? कहीं कहीं ये थोड़ी सी सच्चाई भी है, बट ये है कि अगर पुअर पर्सन है, उसके साथ भी एक अच्छा लॉयर है तो बड़ी अच्छी फाइट करता है। आपने एक केस सुना होगा नीतीश कटारा हत्याकांड, उसमें जो एक्यूज था वो कितना बाहुबली था, पश्चिमी यूपी का इतना बड़ा, और जो उसकी मदर थी एंड तक उसने लड़ा और उसने लास्ट में उनको सजा दिलवाई। तो मिथ तो यहीं पे ये खत्म हो जाता है। Plus अगर if the lawyer is well versed with the file, तो there is no case that you can like not get relief for your client in. अच्छा, कोई बंदा अगर अरेस्ट हो जाता है तो पहले 24 घंटे में क्या होता है उसके साथ? मैडम, पुलिस इमीडिएट उसको विदिन 24 आवर्स को बिफोर कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करती है। और अगर सपोज़ उस जुरिस्डिक्शन की, जिस पुलिस स्टेशन का जो जुरिस्डिक्शन है, सपोज़ अगर उसने कहीं बाहर अदर स्टेट में जाकर अरेस्ट किया है, तो कंसर्न जो इलाका मजिस्ट्रेट होगा वहाँ पे उसको प्रोड्यूस करेगा, उसके ट्रांजिट रिमांड लेगा और फिर उसके बाद अपने जो जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट है वहाँ तक आएगा और वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा विद मेडिकल वगैरह जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करवा के। अच्छा, और हो सकता है पहले 24 घंटे में ये सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद उसे बेल मिल जाए? हाँ, सो व्हाट, हो सकता है। अगर मजिस्ट्रेट के सामने बेल मूव होती है, मजिस्ट्रेट को लगता है बेल देनी चाहिए। एक्चुअली 24 घंटे में सुना नहीं है ना हमने कि कुछ होता हो, तारीख नहीं, पे मैंने तारीख करवाई। वाली, तारीख पे तारीख नहीं मिलती आप? मेरे पास एक केस आया था, ही वॉज IAS एस्पिरेंट, और इन दैट मैटर संडे का दिन था, तो बुलाया गया, मैं चला गया कोर्ट में। तो हुआ ये था कि वो एक मतलब बहुत गर्मी थी और किसी गाड़ी का उसने डोर पकड़ा, गाड़ी खुल गई और वो उसमें बैठ गया एक्यूज्ड, और बैठ गया तो जो उसका ओनर था उसने जो है इमीडिएट 100 नंबर पे कॉल करके कि जी गाड़ी चुरा के भाग रहा है ये करके, और उसको
अरेस्ट करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया। हम्म, उसको जब उसकी बेल मूव की, जज साहब ने भी उसको एग्जामिन किया, हाँ, तो थोड़ा सा जेन्यून लगा कि आईएएस एस्पिरेंट है, पढ़ाई लिखाई वाला है, कुछ इस तरह का था। फिर उसको उसी स्टेज पे उसको बेल दे दी थी कोर्ट ने। अच्छा। ही वॉज जस्ट अवे, 1 स्टेप अवे फ्रॉम द जेल। क्योंकि हम मूवीज़ में तो यही देखते हैं कि एक के बाद दूसरी तारीख मिलती है, दूसरी के बाद तीसरी तारीख मिलती है। ऐसा सच में होता है या आजकल फास्ट हो गए हैं हमारे कोर्ट्स? नहीं, अब तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, अब तो कोर्ट्स भी अच्छे चल रहे हैं, फास्ट हो गए हैं। फास्ट हो रहे हैं। सी बेल यूजुअली आपको बेल की हियरिंग्स वैसी बहुत शॉर्ट होती हैं। जो आप कह रहे हो वो ट्रायल की हियरिंग्स हैं जो थोड़ा मतलब गैप में होती है। अभी रिसेंट एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, अन्ना वमन बाले राव करके। उसमें है कि विद इन 2 मंथ्स सारे हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डायरेक्शन कि विद इन 2 मंथ्स आप बेल डिसाइड करेंगे आफ्टर फाइलिंग ऑफ द बेल। तो थोड़ी सी एक्सपेडाइट कर रही हैं कोर्ट्स, उसमें है, रिफॉर्म हो रहा है। कोई ऐसा जैसे अभी इतने साल हो गए सुशांत सिंह राजपूत के केस को, अभी तक किसी को समझ नहीं आया कि वो सुसाइड था या मर्डर था। जी। और लोग अभी तक उसके पीछे पड़े हुए हैं कि पता लगा सके कि सुसाइड था या मर्डर था। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आए, ऐसे वास्तु वाले आए जिन्होंने बोला कि ये मर्डर था। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आए, उन्होंने बोला सुसाइड था। तो ऐसे किसी तरीके से आपने भी कोई ऐसा हाई प्रोफाइल केस हैंडल करा है? मैंने एक मैडम केस किया था बॉम्बे में। उसमें एक वहाँ पे मटका किंग का मर्डर हुआ था। कल्याण मटका चलता है बॉम्बे में। अच्छा। उसमें सुरेश भगत का मर्डर हुआ था। और उसमें एक्यूज्ड उसकी वाइफ और उसका बेटा था। अलीबाग में उसकी स्कॉर्पियो को पूरा एक उड़ा दिया गया था। उसमें कई लोगों की डेथ हुई थी और उसकी सुपारी दी गई थी अरुण गवली को। हाँ, और उस केस में हम बॉम्बे गए थे बेल के लिए। ठीक है। तो वहाँ पे हम ताज में रुकते थे। ताज से वहाँ पास में ही सेशन कोर्ट थी। तो कोर्ट से हम मैटर वगैरह करके आ रहे थे, तो रास्ते में एक कोई आता है और मराठी में कुछ पूछता है कि तुम्हें किस गांव से, ऐसे कुछ तरह। तो मैंने बोला या तो इंग्लिश में पूछो या हिंदी में पूछो भाई, मराठी नहीं आती। तो पूछा कि आप बाहर गांव से आए हो? तो मैंने कहा जी दिल्ली से आया हूँ। फिर उसके बाद वो चला गया। शाम को जो हमारी क्लाइंट थी उसकी सिस्टर आती है और वो बताते हैं कि आप लोग जब वहाँ से आ रहे थे तो किसी ने आपको स्पॉट किया था उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेकिन हमारे आदमी आपको पूरी तरफ से कवर अप दे रहे थे, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं थी। तो वहाँ थोड़ा सा थोड़ा सा हाँ स्टॉकिंग था, थोड़ा सा वो था। तो ये था पूरा इस तरह का। फिर आगे क्या हुआ? आगे एंड ऑफ द डे फिर वहाँ से तो बेल डिसमिस हुई थी, बट फिर हम हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट में इट वाज गुड, अच्छा था। बट जिस दिन जजमेंट आनी थी उसकी एक दिन पहले विटनेस को पैसे देते हुए पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया था, तो जिसकी वजह से वो बेल हमारी डिसमिस हो गई थी। ओह, मतलब काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें चलती हैं, ये सब होता है। ठीक है। अगर किसी के घर में पुलिस आ जाती है तो क्या उनके राइट्स ऐसे हैं जो उन्हें ज़रूर पता होने चाहिए कुछ भी आगे बढ़ने से पहले? अगर आपके घर पे पुलिस आ रही है तो उसके 2 ही 3 रीजंस हैं। आप 2 ही 3 चीज़ों पे प्रिकॉशंस लेंगे। या तो पुलिस आपको एक 41A का नोटिस देने आएगी किसी केस में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। दूसरा, आपके घर पे एंटर तभी करेगी जब उस पुलिस के पास सर्च वारंट होगा। तीसरा, आपके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट होगा, तभी पुलिस आपके पास आएगी। अदरवाइज तो हमें क्या करना चाहिए उस समय? ऑब्वियसली आप ये सारी चीज़ें चेक करोगे। ठीक है। तो जब हम नॉर्मल इंसान एक पुलिस का नाम सुनता है ना तो एकदम ऐसा डर बैठता है, क्योंकि हमारे लिए तो पुलिस कभी सामना होता नहीं, पर आपके साथ तो डेली बेसिस पे या फिर रेगुलरली सामना होता होगा जी। कोई ऐसा केस आया आपके पास जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था? आप उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ये केस आएगा और आ गया और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए, खुद हक्के बक्के रह गए हो? कोई ऐसा केस जिससे आपका खुद का दिल दहल गया हो? मैडम दिल तो कभी नहीं दहला, लेकिन हाँ कई बार ऐसे इंसिडेंट आएंगे जो शॉकिंग होते हैं थोड़े से। जैसे मैं तिहाड़ जेल में जेल विजिटिंग लॉयर हूँ, हाई कोर्ट से अपॉइंटेड हूँ। तो जेल में एक बार मेरे पास एक कन्विक्ट आता है और कहता है कि सर इसमें मुझे एक पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन मूव करनी है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में फर्लो गाइडलाइंस में, बिकॉज के इंटरनेशनल कन्विक्ट्स को फर्लो अलाउड नहीं है।
तो उनके लिए कि इसमें गाइडलाइंस में चेंजेस हों तो सुप्रीम कोर्ट मूव करना चाह रहा था। वो इंडियन लग रहा था। हाँ, इंडियन लग रहा था, इंडियन लग रहा था। और फिर मैंने पूछा कि भाई किसके लिए ये कर रहे हो, मतलब ये किसके लिए पूछ रहे हो? कह रहा है सर मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ से हो? तो बताता है सर मैं पाकिस्तान से। मैंने कहा है पाकिस्तान से? फिर बाद में मैंने फिर अपने सेवादार से पूछा भाई किस केस में? तो बताया सर ये टेररिस्ट है पाकिस्तान का और इसी तरह से ये है। तो उसके बाद फिर मैंने उसकी एप्लीकेशन मूव की थी हाई कोर्ट के लिए। उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया इधर मंडोली जेल के लिए। तो पाकिस्तानियों को भी आपने हेल्प करा है? ये मेरी ड्यूटी है मैम, मेरा काम है, वहाँ पे ड्यूटी बाउंड हूँ, जो भी आएगा उसके लिए काम करना है। ठीक है। बाकी चीज़ें कोर्ट को डिसाइड करना होता है। एक जेल में ही एक इंसिडेंट था, वो भी बड़ा शॉकिंग था। एक बाबा जी घूम रहे थे भगवा कलर में, चश्मा लगाए, बढ़िया स्टाइलिश थे बाबा जी, दिख रहे थे। मैंने अपने सेवादार से पूछा भाई ये बाबा जी किस केस में है? तो कह रहे सर ये बाबा जी डॉक्टर डेथ के नाम से मशहूर हैं। एक इनके ऊपर सीरीज़ भी बनी हुई है, जो गुड़गांव से टैक्सियों लेके जाते थे कासगंज और वहाँ पे मर्डर हो जाता था उसका ड्राइवर का, और टैक्सी ग्रे मार्केट में बेच देते थे। शायद 117 मर्डर्स तो काउंट हुए थे, बाकी कितने थे पता नहीं। 117 मर्डर्स उस बाबा ने करे थे? बाबा ने। और जो एक किडनी वाला जो हुआ था कांड, जिसमें किडनी बेच रहे थे ये, उसमें भी वो बाबा जी, मीन्स बाबा जी डॉक्टर थे एक्चुअली, तो वो भी इन्वॉल्व थे। फिर उसके बाद उनकी पेरोल होती है, वो भाग जाते हैं राजस्थान से। फिर उनको वहाँ कोई आश्रम चला रहे थे, वहाँ से उनको फिर अरेस्ट करके ले आती है पुलिस। आज की डेट में उनको पेरोल फरोल सब बंद है। तो मतलब आप देख के नहीं अंदाज़ा लगा सकते कौन क्या है जेल में। 117 मर्डर्स करे होंगे किसी ने। हाँ, स्पॉटेड है। इस पर सीरीज़ बनी हुई है, आप इस पर सर्च करिए, गूगल पे देखिए, डॉक्टर डेथ। ऐसे तो कुछ लोग हमारे आसपास कितने गुजरते होंगे जो मर्डर नहीं पता किसी के कौन कैसा है, कुछ नहीं पता। ऐसे केसेस सुन के आपकी कोई निजी जिंदगी में असर पड़ता है या आप वही मेरा मजबूत रोज दिल का रहते? काम मैडम, मुझे तो रोज ही मिलते हैं। ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक हमारा और केस था जिसमें एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, दो लोग। दे वर इन अ लिव इन रिलेशनशिप फॉर 3 years. दे वेंट ऑन अ कपल ऑफ ट्रिप्स, कभी इंडिया से बाहर, कभी विद इन इंडिया। सैडली उनका ब्रेकअप हो जाता है। 9 months later that the guy is marrying another social media influencer अच्छा। in Bhopal. एंड शादी के फेरे के टाइम पुलिस उठा। दिल्ली से पुलिस आती है और लड़के को अरेस्ट करती है और दिल्ली ले जाती है। द एलिगेशन वाज जिसके साथ वो पहले लिव इन में था, उसने फॉल्स रेप केस उनके खिलाफ फाइल कर दिया। ये तो ऐसा लगता है जैसे मूवी के सीन नहीं होते। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एकदम। प्लस देयर वाज अ लॉट ऑफ मीडिया आल्सो इन्वॉल्वड बिकॉज़ दे वर बोथ इन्फ्लुएंसर्स, ऑल थ्री ऑफ देम इन फैक्ट। एंड उसके ये कौन से इन्फ्लुएंसर का बात हो रही है? we can't name them, but Instagram and She has everything. million views. Yes. I can say only Million that. followers. She's got 1 crore followers over a lot of platforms. मुझे लगता है मैक्सिमम बॉलीवुड एक्टर्स होंगे जिनके साथ में उसने रील्स वगैरह की हैं। and अक्षय कुमार या फिर क्या? correct. And उसके साथ साथ उनका मतलब जो ये केस था उसमें भी around 3 to 4 months लगते हैं to get bail. So we got him out within a week on bail. So again, like you said that अगर हमने उसको मान लिया होता कि वो already guilty है या accused है किसी चीज़ का, या मतलब so then we wouldn't have been able to get justice to him. So for us, every client has to be innocent until he's. मुझे लगता है आजकल एक शादी भी एक बिजनेस हो गया है। आप शादी करो और तलाक लो और प्रॉपर्टी लेके अपना निकल जाओ। लड़कियों के लिए तो एक बिजनेस की तरह हो गया है। तो कोई ऐसा चीज़ है जिससे हम सेफ रख सकते हैं लड़कों की प्रॉपर्टी, उनकी पैसे, कि शादी के बाद भी वो अपनी, अगर डिवोर्स हो भी जाता है तो अब उनकी प्रॉपर्टी उन तक सेफ रहे? देखिए, जो शादी के बाद आज की डेट में लॉ में बड़ा चेंजेस आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी चीज़ें इसमें क्लैरिफाई भी किया है। शादी के बाद जैसे जो लड़के की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी उसमें तो लड़की के राइट्स बनेंगे, बट जो उसके सपोज लड़के के फादर की जो प्रॉपर्टी है उसमें लड़की के राइट्स नहीं बनेंगे। वो डिपेंड करता है लड़के के फादर के ऊपर कि वो देंगे या नहीं देंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से चेंजेस आए हैं थोड़े से, काफ़ी ज़्यादा जो है इस पॉइंट पे भी चेंजेस आ रहे हैं। पर लड़के की खुद की प्रॉपर्टी तो वो देने के लिए लायबल है। बीइंग अ लाइफ इट इज़ योर ड्यूटी कि आप उसको मेंटेन करोगे। कोई तरीका नहीं है कि हम बचा सकें उसकी प्रॉपर्टी को?
It depends on case to ये case depend- basis actually. A lot of people have also come up with the idea of forming a trust. तो ट्रस्ट के नाम पे अपनी एस्टेट कर देते हैं, ट्रस्ट पेज आउट एंड टेक्स केयर ऑफ द बॉय. सो दिस इज आल्सो एन अल्टरनेटिव, नॉट 100% फुल प्रूफ ऑफ तो कोर्स. ट्रस्ट में से कुछ भी लड़की को नहीं जाता. आइडियली वो लड़के का लड़के का जो प्रॉपर्टी है उससे ही कोर्ट अवार्ड ज़्यादातर कर सकता है. सो अगेन लूप होल्स आर देयर इन एवरीथिंग. सो ट्रस्ट फॉर्म करने के बाद भी देयर आर सर्टन थिंग्स, सर्टन फैक्ट्स और सर्टन सर्कमस्टांसेस जिससे लड़की कैन get some maintenance, and उसका भी कहीं ना कहीं right है. if she is not able to earn, she has children etc to manage to maintain, तो फिर उस केस में court considers all these aspects and then they award maintenance or something. तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? So see, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले couple of due diligence जो आपको अपने पार्ट पे करना चाहिए वो ये है कि आप एक पूरी चेन चेक करोगे प्रॉपर्टी की कि who was the previous owner, उससे previous owner, क्योंकि और आप एक तरह से अपने लिए आप सिक्योर कर लेते हो उसका डिस्प्यूट फ्यूचर में कोई अराइज अगर उसका चेन एकदम क्लियर है. सेकेंडली लॉट ऑफ स्मार्ट पीपल यूज़ दिस कि वो लोग लोन करवा के प्रॉपर्टी खरीदते हैं कोई भी. तो उससे क्या होता है, बैंक आपका डी फैक्टो आपके लिए वो ड्यू डिलिजेंस करता है, बिकॉज बैंक लोन अप्रूव करने से पहले वो अपने चेक्स रखेगा, चेकलिस्ट उनका प्रॉपर होता है, उसके बाद ही लोन आपको सैंक्शन होता है. नाउ देयर इज अ वेरी फेमस केस, इंटरेस्टिंग केस रिलेटेड टू दिस जो हम अभी डील कर रहे हैं जिसके साथ. देयर वाज दिस पर्सन हु परचेज्ड अ प्रॉपर्टी क्योंकि उनको बहुत ल्यूक्रेटिव प्राइस में मिल रहा था. 8 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ उनको ये दिल्ली में 1.5 करोड़ में मिल रही थी. सो ही अप्रोच्ड द NBFC, उन्होंने ड्यू डिलिजेंस वगैरह जो भी अपने एंड पे कुछ ना कुछ करा, एंड उसके बाद लोन अप्रूव हुआ. उन्होंने सेलर को उन्होंने ट्रांसफ़र किया DD, एंड उनको कुछ अमाउंट मिला फॉर रेनोवेशंस इन द प्रॉपर्टी, कैरिंग आउट रेनोवेशंस. नाउ व्हेन ही वाज एट द प्रॉपर्टी गेटिंग द रेनोवेशंस डन, एक कोई और लेडी आती हैं एंड वो कहती हैं आई एम द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. अच्छा. एंड जो सेलर को आपने चेक दिया है या DD दिया है वो ओनर है ही नहीं. एंड नॉट ओनली दैट, एंड जो वो इम्पोस्टर है, जो लेडी जो नकली है, उसने 4 और लोगों को सेम प्रॉपर्टी बेची हुई है. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इन दिस केस देयर इज़ एन एप्रीहेंशन दैट इवन द NBFC इज़ involved, because NBFC without their due diligence cannot sanction a loan. करेक्ट. So तो these are certain things people need to. एक तो चेन चेक कर लिया हमने, दूसरा होगा कि देख लिया कि मॉर्टगेज नहीं है ये. Correct. और वो ड्यू डिलिजेंस अपने पार्ट पे, और कोई ऑनगोइंग केसेस तो नहीं चल रहे उस प्रॉपर्टी से. सो दीज आर 3-4 थिंग्स पीपल शुड एटलीस्ट. आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे ना लोग बच्चों से जाके क्राइम कराते हैं, जैसे चोरी चकारी करवा दी, भीख मंगवा दी लोगों से, और मर्डर तक होने लगे हैं. ऐसे कोई केस आपने देखे हैं कि लोग बच्चे आए हों हेल्प मांगने? मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, एक बार मेरी ड्यूटी लगी थी बच्चों वाली जेल में. अच्छा. हाई कोर्ट से मेरी ड्यूटी लगी थी, एक दिन के लिए मुझे जाना था. तो वहाँ पे मैं गया तो मेरे पास एक छोटा सा बच्चा आया. तो कहता है, तब तक मेरे पास फाइलें नहीं आई थी बिकॉज कि स्टाफ फाइलें सबकी वहाँ पे सबको नंबर लगा दिया गया था कि हर बच्चा अपने अपने जो ग्रीवेंसेस हैं, जो केस है, वो आके बताएगा, उस पर फिर मैं उसको मीन्स की असिस्ट करूँगा किस तरह से करना है क्या है. तो कई बच्चे, एक बच्चा आया मेरे पास, लगभग 8 से 9 साल का रहा होगा. तो कहता है कि सर, मैंने पूछा भाई किस केस में हो, तो बोला कि सर एक मर्डर केस में आ गया. मैंने कहा तुम वहाँ क्या कर रहे थे जहाँ मर्डर हो रहा था? तो कहता है सर मर्डर तो मैंने ही किया. उसने किया? कितने साल का था वो बच्चा? लगभग 8-9 साल का रहा होगा. अच्छा. तो उसने कहा जी मैंने किया. तब तक उसकी फ़ाइल आई तो मैंने देखा, मैंने कहा लगभग कितने दिन से जेल में हो, तो पता चला कि 3-4 महीने हो चुके हैं. मैंने कहा अब तो तुम्हारी बेल हो जानी चाहिए, बेल मूव करो और उसके बाद जो है आगे फर्दर ट्रायल वगैरह जो भी है जो चलेगा वो. कहता सर बेल नहीं होगी. क्यों? मैं शॉक्ड. मैंने कहा क्यों? मेरा भी ये क्वेश्चन था क्यों. तो कहता है सर इसलिए नहीं होगी कि मेरे ऊपर और भी चार्जेस हैं. मैंने कहा किस चीज़ के? कह रहा सर 3 मर्डर और किए हैं. बाप रे, 8-9 साल का बच्चा मर्डर कर सकता है? मर्डर कर सकता है. तो उसके बाद में मैंने उसको बोला इसके बाद फिर अगर कुछ हो जाता है सपोज़, तो कल को बड़े हो जाओगे तो तिहाड़ जाओगे, तब तो तुम्हें बेल नहीं मिलेगी. तो कहता कि तब तक तो मेरा भाई उसको बाकी काम देख लेगा, जो छोटा भाई है, तब मैं नहीं करूँगा.
मतलब ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है इस तरह का। मतलब उसने अपने छोटे भाई को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। जी पर जी ये जी। किस चीज़ के यमुना लिए, पार का बच्चा था, यमुना क्यों पार एरिया मर्डर में। कर रहे थे, मतलब क्या रीज़न था ये आपने पूछा उनसे? अब उसका बेस्ट रीज़न तो उनके घर वाले ही बता सकते हैं। मेरे हिसाब से पैसे वगैरह का ही होता है, पैसे वगैरह ले लिए, काम करवा दिया इस तरह से जो। अच्छा, तो इस तरह का कुछ था। ओके। तो मतलब बच्चों का बचपन से ही ब्रेन वॉश करा जाता है। जी जी, वो सबसे ज़्यादा उस पॉइंट पे रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे हिसाब से बच्चों वाली जो जेल होती है उस पर थोड़ा सा काम और गवर्नमेंट को या जुडिशरी को देखना चाहिए कि उस पर किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा रिफॉर्म कर सकें। काफ़ी बार एक ऐसा भी होता है कि अगर से 2 to 7 years के जो बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड अगर कुछ क्राइम का, मैं एक आपको केस बताता हूँ। एक 2-year-old के जो ग्रैंडफादर थे वो उनको कनाडा लेके जा रहे थे। उनके 2-year-old के पेरेंट्स वहाँ पे थे कनाडा में, एंड दैट 2-year-old वाज अ कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर, एंड ये लोग दे वर फ्रॉम पंजाब, दे वर गोइंग, जब अपना ये इंडिया अपना IGI एयरपोर्ट पे जब स्कैनिंग चेकिंग वगैरह कराई तो उनके बैग में एक लाइव कार्ट्रिज मिली, लाइव बुलेट। ओके। तो उसी टाइम CISF के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने उनको घेर लिया। नाउ व्हाट हैपेंड वाज दैट द किड, द 2-year-old किड, वाइल मतलब जब पेरेंट्स वो ग्रैंड पेरेंट्स बैग पैक कर रहे थे तो उसने गलती से कार्ट्रिज उठा के बैग में डाल दी थी। सो बट पेरेंट्स के खिलाफ, फिर ग्रैंड पेरेंट्स के खिलाफ, उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट लग गया, एंड उसमें फिर हम लोगों को 7 बजे 8 बजे तक रात को कोर्ट में हमने उनको परमिशन दिलवानी पड़ी टू ट्रैवल आउटसाइड subject to certain conditions, because the passport holder, जो कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर था बच्चा, उसका वीज़ा इंडिया का 2 दिन में एक्सपायर हो रहा था। मतलब इट वाज वेरी चैलेंजिंग जॉब फॉर अस कि अगर नहीं होता तो वो फिर इलीगल यहाँ पे उसकी ऑक्यूपेंसी होती है इंडिया में। सो लकीली डिपोर्ट करना पड़ता। लकीली वो चले गए, पहुँच गए टाइम से। अच्छा, मतलब हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग जॉब है। लॉयर्स के लिए बिल्कुल हर डे सारी एक ईच एंड एवरी मोमेंट होता है कि कब क्या किस तरह के केस आ ये जाए। तो बच्चे ने उनको मरवा दिया था। Again, like in all innocence, but thankfully the bullet was also licensed, the gun was also licensed, जो भी था जिसको वो बुलेट से रिलेटेड इशू हुई थी। तो ये सब चीज़ें अगर आप वेल डॉक्यूमेंटेड रखो तो इवन इफ यू एंड अप इनटू ट्रबल, देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि अगर आप इन ऑल इनोसेंस बोनाफाइड अगर आप हो तो कोर्ट्स रिलीफ देते हैं ऐसा। तो ये जो बेसिक चीज़ें आपने बताई ना कि लाइसेंस्ड हो तो आप बच जाओगे, ऐसा बहुत बार होता है कि हमें ना, हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इलीगल कर रहे हैं पर हमें पता नहीं है। कुछ ऐसा चीज़ है कि हम जो डेली बेसिस पे इलीगल चीज़ें कर रहे हैं बट हमें पता नहीं है। आप हर एक मोमेंट पे पूरे दिन में कितनी बार आप लॉ ब्रेक करते हो आपको नहीं पता, और करते हो। मैं भी करता हूँ, मुझे भी नहीं पता। सपोज ये मेरे फ्रेंड हैं, हाँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुलीग फ्रेंड हैं, मैंने इनको एक पोर्न फोटो इनको सेंड कर दी मजाक में या वैसे भी, एक फ़ोटो न्यूड फोटो इनको सेंड कर दी, राजवीर ये देख, ये क्राइम है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इनका मेरा अरेस्ट है इमीडिएट अरेस्ट है, IT एक्ट में अरेस्ट है। इसमें कुछ भी इवन की कंसेंट की जरूरत ही नहीं है। इवन किसी अननोन आदमी की उसका है पिक्चर था, किसी की भी पिक्चर हो, मैंने सेंड कर दी, मेरे फ़ोन से इनके फ़ोन में गई, दैट इज़ अ क्राइम। ओके, तो ये है क्राइम है। लोग होते हैं आजकल की डेट में फ्रेंड्स एक दूसरे में even करते हैं। day-to-day things like for example obstructing of traffic, that's a crime, urinating in public is a crime, causing public nuisance is a crime, so a lot of people तो ignore all अगर these. ये जो मेल्स हैं हमारी सोसाइटी में, मर्द, वो तो यूरिनेट करते हैं पब्लिकली, तो क्या उस पर अगर हम कंप्लेंट करें तो क्या होगा, उनका क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं? डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज का है और कई तो सारे जेल हो सकती है कई उनको? सारे, हाँ बेल तो हो जाती है बिकॉज के 7 years के अंडर आते हैं सारे ऑफेंसेस, तो बेल हो जाती है। बट ये है कि थोड़ा सा ट्रबल तो होता है, एक लेसन तो मिलता है। और क्या क्या क्राइम्स कर रहे हैं हम? क्राइम तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आप डे टू डे आप क्या क्या चीज़ें, कई बार लॉ ब्रेक्स होते हैं, आप रोड पे चल रहे हैं, कई बार मतलब आप सिगरेट पीते चल रहे हैं, आप नहीं कर सकते पब्लिक अच्छा। प्लेस पे। बाहर सिगरेट पीना अलाउड नहीं है पब्लिक प्लेस पे आप नहीं Public अलाउड है। place में. Secondly, loudspeakers, if you're playing loudspeakers after like the restricted hours, that's also a crime, but a lot of people like play करते रहते हैं पूरी रात, so इवन आप अपने ऑफिस से बाहर जा रहे हैं, मैंने आपको रोक लिया, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है,
352 के रोक लिया मतलब? सपोज आप जा रहे हैं, मेरे किसी तरह से अल्टरकेशन में मैंने आपको रोक दिया, मैं बाहर नहीं जाने दूंगा आपको ऑफिस से, अच्छा। ये भी एक क्राइम ही है। Another one is criminal trespass. मैं बिना Nobody- परमिशन के आपके प्रोमिसेस में एंटर कर जाऊं, ये भी एक क्राइम है। Without मैं your गेट खोल के permission- अंदर आ जाऊं, ये क्राइम है। or without a warrant, nobody can enter your premises, your private premises. तो वैसे तो रोज ही मतलब दिन भर में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। दिन किसी को उनके बिना परमिशन के हाथ लगाना भी अलाउड नहीं है, नहीं, क्राइम है ये। क्राइम है, किसी को थप्पड़ मार दिया ये भी क्राइम है। 100%. 323 CRPC IPC, तो बहुत सारे क्राइम्स ऐसे हैं जो हम हर रोज़ कर रहे हैं पर हमें पता नहीं है। पता नहीं। पर जब एक लड़की की शादी होती है, वो अपने ससुराल जाती है, तो क्या उसके बेसिक राइट्स हैं जो उसको ज़रूर पता होनी चाहिए? एक लेडी की ससुराल में कोई बेसिक राइट्स हैं जो उसे पता होनी चाहिए? बेसिक राइट्स यही है कि ससुराल में जाने के बाद में हस्बैंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें 50% उसका वो हो जाता है, मींस कि उसका भी राइट्स उसके ओपन हो जाते हैं, और हस्बैंड उसको मेंटेन करेगा। जो लॉ है ये है कि सपोज़ आज की डेट में जो चल रहा है कि अगर वाइफ काम कर रही है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। लॉ डिफरेंट है। लॉ ये है कि जो स्टेटस हस्बैंड अवेल कर रहा है वही स्टेटस वाइफ अवेल करेगी। ओके। तो दिस इज़ द एक्चुअल प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी तो कोई क्रुएल्टी हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस के आपके पास में ओपन होते हैं रास्ते। कोई आपको परेशान कर रहा है, घर में कुछ है, तो उसके लिए आप जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट उसके लिए बैठी। इवन कि अगर आपको वहाँ पे रहने में प्रॉब्लम हो रही है इस प्रॉपर्टी में या वहाँ पे, तो कोर्ट आपको सेपरेट एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी, आपके हस्बैंड को डायरेक्शन देगी। अच्छा। ऐसे दो दोस्त अगर साथ में बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं तो क्या चीज़ों का वो स्टार्टिंग में ध्यान नहीं रखते जो उन्हें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए? एक तो सबसे पहले यू शुड कीप ऑल योर थिंग्स डॉक्यूमेंटेड, वेल डॉक्यूमेंटेड। अगर आप पार्टनरशिप एंटर कर रहे हो, मेक इट इन अ पार्टनरशिप डीड फॉर्मेट। उसमें आप अपना प्रॉफिट लॉस, अपने एक्सपेंसेस, एवरीथिंग उसको अगर आप डॉक्यूमेंटेड रखो, क्लियर रखो, सो लेस ऑफ कोर्स डिस्प्यूट्स कैन स्टिल अराइज, बट लेस चांसेस ऑफ डिस्प्यूट हो जाता है उससे। स्टार्टिंग में क्या होता है ना, अपना दोस्ती यारी में हम Yes. बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, बट फिर बाद में लगता है कि अब तो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो इतना हिस्सा मेरा लालच आ उतना। जाता है। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। कुछ Correct. और ऐसा है? चीज़ें अगर आपस में क्लियर होने में फिर कोई डिस्प्यूट नहीं आता। अगर चीज़ें शुरू से फ्रॉम डे वन से क्लियर हैं बिजनेस में एंड ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, देन फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। क्योंकि कई सारे पार्टनरशिप्स हैं, वो बहुत सक्सेस हैं, आप देख लो। अगर मैंने किसी से जैसे बिज़नेस स्टार्ट करा, वैसे ही मैंने किसी दोस्त से या अपने रिलेटिव से या मेरे किसी दोस्त या रिलेटिव ने मुझसे पैसे मांग लिए और अब वो वापस नहीं कर रहा है और मेरे पास ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है कि उसने पैसे मांगे, अपार्ट फ्रॉम व्हाट्सएप पे मैसेज हो गए शेयर या फिर कुछ ऐसे ही। ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, आपने पैसे कैश में दिए हैं, अकाउंट टू अकाउंट दिए हैं। तो अगर अकाउंट टू अकाउंट दिए हो तो फिर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका केस। आप ज़्यादा स्ट्रांग है, समरी सूट चलेगा। कैश की ट्रांजैक्शन प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है unless और you अगर have that कैश due में दिए तो acknowledgement. प्रूफ हो सकती है? हो सकती है, बट यू नीड ड्यू एक्नॉलेजमेंट के या तो आपको मैसेजेस में दिख रहा है या फिर आप सोर्स रिवील करोगे करेक्ट कि जो वो पैसा कैश में आया वो आपने बैंक से कब विड्रॉ किया है और कैसे इनको दिया है, किन सर्कमस्टांसेस में। ओके। और जो मैसेजेस हैं जो व्हाट्सएप पे हैं उसको आपको कोड में इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये मैसेजेस उसी के हैं, मींस कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो फॉलो करेंगे, उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट जो लगता है वो सारी चीज़ें लगा के ये प्रूव करोगे कि ये मेरे फ़ोन से इसको ये मैसेज गया है, ये और वही अगर- आदमी है। ओके, कि वही आदमी है, मैंने इसको कैश में ट्रांजैक्शन किया था और फिर वो प्रूव हो गया तो देन प्रूव हो गया तो फिर हाँ, इज लायबल टू पे बैक विद इंटरेस्ट। अगर उसी टाइम पे यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन है और व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं वो लीगल माने जाते हैं? यूपीआई इज considered an online transaction again, so that helps you because it's an accounted transaction कि आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसा आया है। जैसे हम सुनते थे कि ना ईमेल्स तो emails are आप admissible, yes. एडमिसिबल हैं, लेकिन व्हाट्सएप मैसेजेस एडमिसिबल हैं या नहीं? All electronic communication is admissible subject to the conditions being इस met. पॉइंट में मुझे कहानी याद आ रही है। मैंने हाँ। केस किया था, एक सब इंस्पेक्टर को सज़ा दिलाई थी गुड़गांव में। तो उसने एक चेक इशू किया था। चेक इशू किया था तो उसने उसका जो केस था कि उसने चेक उसको 1 लाख का दिया था मेरे क्लाइंट को जो, और मेरे क्लाइंट ने 1 में
एल करके उसको 4 लाख बना लिया। अच्छा। उसका ये केस था। मेरा ये केस था कि इन्होंने मेरे से 4 लाख रुपए लिए थे और उसकी अगेंस्ट लाइबिलिटी वो उन्होंने 4 लाख का चेक दिया था। ट्रायल चला, जज साहब ने उसमें राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया। राइटिंग एक्सपर्ट ने चेक लिया, उसको प्रॉपर वेरिफिकेशन किया और बता दिया कि हाँ जी ये 1 अलग इंक है और एल जो है ये अलग इंक है। अच्छा। इसके बाद डिफेंस एविडेंस लीड होना था, वो बिल्कुल खुश, अपोजिट पार्टी। डिफेंस एविडेंस लीड होना तो उसने कहा नहीं जी अब तो हमारा प्रूव हो गया, हम डिफेंस एविडेंस नहीं लीड करेंगे। मेरा क्लाइंट बिल्कुल परेशान कि एक्चुअल में लाइबिलिटीज़ थी तो वो वैसे कुछ ज़्यादा की थी लेकिन पार्शियल लाइबिलिटी का चेक था। तो मुझसे कहने लगा, मैंने कहा अगर यार कोई भी चीज़ है तो मुझे पता होनी चाहिए। कह रहा नहीं है, इसी यही लेके आया था चेक, अब मुझे नहीं पता चूँकि ये खुद पुलिस वाला है तो इसने इस तरह से करके दिया या कैसे करके दिया, मुझे तो चेक दिया, मैंने आपको दे दिया, अगर कुछ होता मैं बताता। तो फिर मैंने उस पर थोड़ा सा काम किया और फाइनली वो केस में जीता। मैंने उसको सज़ा तक करवाई। जो वो कह रहा था ना 1 का 4 किया, राइटिंग एक्सपर्ट को मैंने क्रॉस एग्जामिन किया कोर्ट में। ओके। तो जो राइटिंग एक्सपर्ट का ये जो एविडेंस होता है ना, ये जस्ट ए ओपिनियन होता है। एविडेंस की वैल्यू इसकी बहुत कम होती है। एविडेंस की वैल्यू इसकी तब होगी जब वो डिफेंस एविडेंस लीड करता और प्रूव करता कि ये जो चेक है इन सर्कमस्टांसेस में ये दिया गया और इसमें ये हुआ है, तब तो वो उसकी कोई एडमिसिबिलिटी थी, अदरवाइज़ उसकी कोई वो नहीं। फिर उसको सज़ा हो गई। सज़ा होने के बाद फिर वो अपील में भागे। अपील में भी फिर हम गए, वहाँ पे भी जब देखा जज साहब ने उसमें इंटरवेन किया कि इसको देख लो, अदरवाइज़ मैं फिर ऑर्डर पास करूँगा। फिर उन्होंने फाइनली जो है पेमेंट करके, और मेरे क्लाइंट का भी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था सज़ा दिलाने का, उसको उसके पैसे लॉयर और जज का आपस में मतलब फिक्सचर हो जाए और खूब होता है। हमारी तो रोज़ ही लड़ाई होती है जज साहब से। लड़ाई इन द सेंस कि एकेडमिक लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं कह रही हूँ मैं, मतलब आपस में उन्होंने आपस में तय कर लिया कि तुम सेफ रहोगे, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई लॉयर और जज के बीच में। नहीं, लॉयर जज के वो तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, बीइंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। लॉयर अपनी ड्यूटी कर रहा है, जज साहब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लॉयर के ऊपर एक्चुअल में जो केस होता है उसमें लॉयर का कुछ भी नहीं होता, जो होता है क्लाइंट का होता है, बिकॉज कि क्लाइंट अपना एक एफिडेविट फाइल करता है, उसमें वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करता है। कभी जज हमारे बायस हो जाते हैं क्या कि ये पर्टिकुलर लॉयर अगर केस लेके आया तो इसी को जितवाना है? मुझे ऐसा लगता तो नहीं है, बिकॉज कि जज जो काम करते हैं वो फाइल पे काम करते हैं। फाइल में जो एविडेंस है, जो भी चीज़ें उसको एवेलुएट करते हैं, जो उसमें गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो केस को डिसाइड करते हैं। ये कहने वाली बात है कि कहने के लिए जी बायस्ड है, ये है। अब बायस्ड है तो आप चैलेंज करो ना, ऊपर की कोर्टें बनी, आप चैलेंज करो, तो ये कहने की बात है। एक फीमेल का, एक बेटी का उनके उसके पापा के प्रॉपर्टी में कितना राइट होता है? सेम होता है? आज की डेट में तो इक्वल राइट्स हैं। इक्वल राइट होता है जितना उसके बेटे का होता है? सबका बराबर है। ओके। और अगर नहीं देना चाहे वो बेटा? पार्टीशन सूट डालेगी बेटी, सारे राइट्स उसको सब मिलेंगे। और अगर सपोज अगर फादर ने कोई विल बना दी है और विल में उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और उसने विल में स्पेसिफाई कर दिया कि मैं बेटी को दूंगा या बेटा को दूंगा, देन फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो फादर खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को अपना सब कुछ बेटे को देना है? ओनली इन केस ऑफ अ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में अगर जनरेशनल है तो उसमें सबके बराबर राइट्स हैं। ओके। आपने बोला ना विल, तो विल कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत बार होता है कि ना हम विल नहीं लिखवाते किसी से। सॉरी हाँ, नहीं आप बताओ कि विल का क्या इम्पोर्टेंस है? आपने बोला कि अगर फादर ने विल लिख दिया कि ये मेरा डॉटर या सन जिसको भी जाना है उसको जाएगा, पर अगर कोई विल नहीं है तो उस टाइम उस प्रॉपर्टी का क्या होता है? देन सक्सेशन एक्ट उस पे फिर प्रिवेल करता है। assuming the Hindu Succession Act applies on the person, तो उसमें ये रहता है कि अगर विल नहीं है, अ पर्सन डाइज इन टेस्टेट, तो जितने लीगल एयर्स है सब में इक्वल प्रोपोर्शन में प्रॉपर्टी या एस्टेट जो है वो डिवाइड होती है। और लोन है तो लोन इज़ ऑल्सो लाइक सो ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ गुड विल्स जो है वो मेंशन ये करती है कि पहले लोन रीपे होगा और फिर जितना अमाउंट है वो लीगल एज में बटेगा, बट द लोन एजेंसी कैन क्लेम थ्रू द लीगल एज ऑल्सो, ऐसा प्रोविजन है हमारे पास। तो लोन कौन पे करेगा फिर? लीगल एज फ्रॉम द एस्टेट ऑफ द पर्सन हु इज पास्ड अवे। अच्छा। सो ये रहता है। एंड विल, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट फॉर्म अ विल और ड्राफ्ट अ विल और एग्जीक्यूट इट
बिकॉज everyone waits for a certain time in life कि मैं इतने साल का हो जाऊंगा तब will बनाऊंगा. So ideally, like, you know, in their 40s 50s, I think everyone should get a will done. And although will register करना compulsory नहीं है, but advisable रहता है कि आप will को register करो, क्योंकि उससे जो सब रजिस्ट्रार है वो आपका de facto witness बन जाता है to the will. It becomes more difficult to challenge in court ठीक if है. it's a registered will. और अगर वो प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दी हुई है, तो जो रेंट पे रह रहा है बंदा, टेनेंट है जो, उसके साथ भी कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो साइन होने चाहिए. Absolutely. So कई लोग नोटराइज करते हैं डॉक्यूमेंट्स फॉर 11 months. That again is not advisable. तो नोटरी और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है? नोटरी ये होता है कि वो स्टैम्प पेपर खरीद के कोर्ट से नोटरी से आप स्टैम्प लगवा सकते हो. इट्स अ रिलेटिवली ईजियर प्रोसेस एंड इट्स अ चीपर प्रोसेस. रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी एज पर द कैलकुलेशन ऑफ वेरेवर विच एवर स्टेट यू आर इन, एंड उस बेस पे यू हैव टू पे अ सब्सटेंशियल अमाउंट एज द स्टैम्प ड्यूटी. बोथ पार्टीज या जो भी है, टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, दोनों देते हैं. ठीक है. एंड वो अप टू लाइक 5 years 2 years, वो 11 months प्लस वो जनरली लोग वो करते हैं. कौन सा वाला? नोटरी रजिस्टर्ड Registered यस. deed. ना उसका एडवांटेज ये है, फॉर इंस्टेंस दिल्ली के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में ये है कि अगर आपने 50,000 रुपीज़ का कोई प्रॉपर्टी दे रखी है रेंट पे एंड दैट गोज इनटू डिस्प्यूट, दिस इज इन अ लीज डीड. सो कल को डिस्प्यूट अराइज होता है और आपने नोटराइज करवाया हुआ है वो डॉक्यूमेंट, तो कोर्ट विल नॉट बी गिविंग यू रिलीफ और द रेंटल दैट इज ड्यू बियॉन्ड 3,500 रुपीज़ एज पर द रेंट कंट्रोल एक्ट. अच्छा. लेकिन अगर वही चीज़ आपने स्टैम्प ड्यूटी पे करके आपने प्रॉपर उसको फाइल किया है, मतलब रजिस्टर करवाया है, देन यू विल बी द ऑपोजिट पार्टी विल बी लाइबल टू पे यू द एग्जैक्ट रेंट. डिस्प्यूट मतलब अगर टेनेंट ने बोल दिया कि हम घर खाली नहीं करते, दैट इज वॉट एवर डिस्प्यूट, कुछ भी, तो ये financial डिस्प्यूट में आपको कोर्ट जो है जा सकते हो आप eviction के लिए. और दिस इज इन अ लीज डीड. इन अ लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट द टेनेंट इज द वन हु रन्स टू कोर्ट. अच्छा, अगर हमने नोटरी पे एक रेंट एग्रीमेंट साइन करवाया हुआ है और अब डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो कोई चांसेस हैं कि अब हम अपना घर अपने टेनेंट से खाली ही नहीं करा सकते? करवा सकते हैं. करवा सकते हैं. But- नोटरी के टाइम पे भी करवा करेक्ट, सकते उस हैं. पर भी करवा सकते हैं, बट 3,500 रुपीज़ से ज़्यादा आपको रेंट आउटस्टैंडिंग नहीं मिलेगा per For month. one सपोज month. अगर आप कोर्ट जाते Per हैं तो month. कोर्ट Per उसमें month. 3,500 के ऊपर आपका रेंट फिक्स नहीं कर सकता फिर उसमें. अच्छा, अदरवाइज सब कुछ सेम रहता है. अदरवाइज सब कुछ सेम रहता है. उसमें भी नोटरी जो होता है वो विटनेस होता है, उसके सामने आप दोनों पार्टीज जाके उसके रजिस्टर पे साइन करें, बिकॉज नोटरी का जो अपॉइंटमेंट होता है हाई कोर्ट करती है, तो वो एक मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव उसका वो पार्ट होता है, जुडिशल उसका. तो वहाँ पे उसके पास में उसके साइन होते हैं, तो उससे ये वेरीफाई होता है कि हाँ जी दोनों पार्टीज गई हैं, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे अटेस्ट किया और नोटरी उसका विटनेस होता है. तो कई बार क्या करते हैं ना, लैंडलॉर्ड्स क्या करते हैं, आप वो चेक साइन करवा के रख लेते हैं कि आप मंथली आप फर्स्ट को एक चेक दो और फिर उसके बाद रेंट एग्रीमेंट साइन हो या ना हो, देन दे डोंट केयर. तो अगर इसका क्या प्रोसीजर है कि अगर चेक अगर बाउंस हो जाता है तो आगे क्या एक्शन हो सकता है? अगर रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो फिर लाइबिलिटीज़ कैसे प्रूव करेंगे? इट मीन्स कि फिर तो आप उसमें चेक का अमाउंट आप उससे नहीं रिकवर नहीं, कर अगर सकते. मैंने नोटरी पे करवाया हुआ है रेंट एग्रीमेंट और मैंने चेक ब्लैंक चेक पे, PDCs ले हाँ रखे हैं. चेक पे साइन देन फिर लाइबिलिटीज़ बनेंगी. देन लाइबिलिटीज़ बनेंगी आपकी. आपने अगर चेक इशू कर रखा है, इवन पीडीसीज भी इशू कर रखे हैं, तो आपकी लाइबिलिटीज़ बनेंगी. अगर मैं चेक दे रही हूँ किसी को 50,000 का और वो बाउंस हो जाता है तो मुझ पे क्या एक्शन होगा? 138 NI एक्ट के अकॉर्डिंगली आपके खिलाफ केस चलेगा. रिकवरी सूट एज वेल एज डिसऑनर ऑफ चेक के प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ चल सकती हैं. तो उसमें मेरे को क्या जेल जाना पड़ सकता है? रिकवरी सूट में नहीं, बट जो 138 केसेस हैं चेक डिसऑनर के, दैट इज़ अ क्वाज़ी क्रिमिनल इन नेचर. सो उसमें देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर इम्प्रिजनमेंट एज वेल. 2 years तक की आपकी जेल है. कोई ऐसा अमाउंट भी है कि इस अमाउंट से नहीं. ऊपर का डिसऑनर हो? 100 रुपीज़ का भी चेक हो सकता है, डिसऑनर 1 करोड़ का भी हो सकता है. ओके. क्या इम्पोर्टेंस है नॉमिनी की? अगर किसी बैंक अकाउंट में भी हो सकता है नॉमिनी, कहीं पे भी नॉमिनी हो सकता है, तो क्या इम्पोर्टेंस होता है नॉमिनी की? सो सी, नॉमिनी जो होता है, लॉट ऑफ पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट नॉमिनी अगर कोई है तो वो उनका लीगल राइट बाद में बन जाता है टू इनहेरिट दैट प्रॉपर्टी. बट लेट्स सपोज इफ समबडी हैज़ 2 children and he nominates only one child in all of his fixed deposits
एग्जाम्पल के तौर पे, बट विल में उन्होंने दोनों को हाफ हाफ लिखा है. तो नॉमिनी इज़ जस्ट द डी फैक्टो कस्टोडियन ऑफ द estate. वो legally the other kid can also has a legal right over that particular fixed deposit after the person passes. अच्छा, तो नॉमिनी का लीगल राइट होता है? करेक्ट, नॉमिनी का लीगल राइट होता है. आप नॉमिनेशन कर सकते हो किसी की, लेकिन जो विल लिखा है या अगर विल नहीं है तो इंटेस्टेट. नॉमिनी का ये मतलब नहीं है कि वो ओनर बन गया आफ्टर द पर्सन पासेस अवे. ओके. नॉमिनेशन सिर्फ उसका डी फैक्टो कस्टोडियन बन के वो रहता है, उसमें ये डिफरेंस है. अभी जैसे साइबर फ्रॉड इतने ज़्यादा हो रहे हैं, हमारे पास इतने स्कैम्स कॉल आते रहते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, ये भी आ जाता है, या फिर कुछ भी आ जाता है. अब सपोज़ मेरे अकाउंट से कुछ मनी डिडक्ट हो गया, 50,000 डिडक्ट हो गया, तो कोई चांस है कि मुझे वो वापस मिल सकता है? मैडम आज की डेट में ना इस पे बड़ा काम चल रहा है. साइबर के तौर सारे डिस्ट्रिक्ट में साइबर के एक अलग ही सेल बना दिया, पुलिस स्टेशन में सारा वो बना दिया है. एक प्रॉब्लम ये आ रही है उसमें कि सपोज़ अगर मैंने आपके अकाउंट से 50,000 उड़ा दिए, तो जो फ्रॉड होगा वो 50,000 जाएगा फर्स्ट लेयर पे, मतलब किसी एक के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र होगा. फिर वहाँ से वो नंबर ऑफ़ अकाउंट्स में वो पैसे ट्रांसफ़र होंगे. मतलब सपोज़ आप 50,000 आए किसी के अकाउंट में, और वो होता कैसे मैं आपको वही बता दूं. आजकल गेमिंग ऐप चल रहे हैं, तो गेमिंग ऐप में वो पैसे लगाते हैं 200 इस तरह से लगाते हैं, ठीक है. और फिर वो जब जीतते हैं तो ये जो फ्रॉड वाला पैसा है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है. 250 350 इस तरह से 50,000 वो पूरा ख़त्म होता है. आपको लगता है कि आपके अकाउंट में गेमिंग वाला पैसा आया है, लेकिन आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा. तो आज के डेट में ये केसेस खूब आ रहे हैं. मेरे पास कई केसेस आए कि जी सर मैं तो गेम खेलता था और मेरे अकाउंट फ्रीज़ हो गया. कौन से लेयर में? जी मैं चौथे लेयर में हूँ. तो इस तरह लेयर मतलब कि फर्स्ट अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आया, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में, इस तरह से. तो ये चौथा लेयर हुआ. तो इस तरह की अब उसमें आयु है कि 300 रुपये के लिए चले सबको, फिर सबको नोटिस देता, फिर पता लग जी 50,000 या 10,000 जो है वो है, तो सबको फिर सबको पार्टी तो नहीं बना सकते. तो इसलिए जो है ये चीज़ें थोड़ी सी एक चैलेंजिंग है. इस समय पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. तो लेकिन बहुत है, कम चांसेस हैं कि अगर 50,000 उड़ गए हैं तो वो वापस आएंगे. देखिए उसमें होता ये है कि पुलिस सारे अकाउंट्स को सीज़ करती है, लॉ के अकॉर्डिंगली उसमें केस में इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है, नोटिस जाते हैं. तो ज़्यादातर में जिसके अकाउंट में है तो वो इमीडिएट पैसे वापस कर देते हैं, तो केस उसके बाद ख़त्म हो जाता है. तो चांसेस हैं, मिल जाते हैं पैसे, मैक्सिमम केसेस में मिल जाते हैं. अच्छा, मैक्सिमम केसेस में मिल जाते हैं. ओके, ये उम्मीद नहीं थी मुझे, क्योंकि मेरे साथ तो हो रखा है ऐसा कि अकाउंट से कुछ पेटीएम से पैसे निकल गए और फिर उसके बाद मैं भूल गई उसके बारे में, वो कभी वापस भी नहीं, आएंगे. आपने कोई साइबर फ्रॉड का केस किया? मैंने केस भी नहीं किया क्योंकि मेरे को उम्मीद भी नहीं थी. तो जब मेरे केस ही नहीं जैसे किया तो फिर कैसे आएंगे? नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं ना जिनको उम्मीद भी नहीं होती, क्योंकि हम मूवीज़ इतना देखते हैं कि हमें पता होता है कि यार केस कचहरी का चक्कर लगाना बहुत मुश्किल काम है. मैडम मूवी में तो कुछ और ही दिखाया जाता है. मूवी तो में तो दिखा देंगे सनी देओल की पिक्चर चल रही, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख हाँ, चल रहा है. ऐसा नहीं तो है. वो ड्रामा होता है, ये वो एक्चुअल में पूरा अलग ड्रामा चलता है, वो पूरा ड्रामा है. केस एक अपना एक प्रोसीजर है, एक अपना सेटअप है, उसके अकॉर्डिंगली केस चलता है. आप कंप्लेंट करते हैं, जो आपका पैसा पेटीएम से गया कहीं पे, साइबर पुलिस उस पर जो है एक्शन लेती है, उस पर 100% एक्शन होता है. और वो कब पकड़ा जाएगा ये चीज़ें तो ये तो बात की चीज़ है, ये तो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेट करेगी कब पकड़ेगी. लेकिन ये है कि चांसेस तब आपके रहते हैं पैसे मिलने के. सी जॉली एलएलबी मामला लीगल है, सूट्स, ऑल दीज आर फिक्शन. एक्चुअल रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होती है. लाइक एक काफ़ी ये है कि अ लॉट ऑफ पीपल थिंक के इसी तरीके से ड्रामा चलता है, गार्निशिंग होती है, बट इन रियलिटी लॉयर को इस तरह से दिखाया, लेकिन मैडम लॉयर बहुत मेहनत करता है अपने काम पे. जब काम करता है ना तो वंस ए लॉयर इज़ ऑलवेज लॉयर. दिल्ली हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स की क्या हालत है अभी? ओवर बर्डन है, अनडाउटेडली मैटर्स ओवर बर्डन है, काम बहुत ज़्यादा है. लेकिन फिर भी डिस्पोजल रेट अब काफ़ी बहुत सुधार आ चुका है, बहुत तेज़ी से डिस्पोजल रेट बढ़ रहा है. मैंने तो ये भी सुना है कि लॉयर्स को बोलते हुए कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में पंखे तक नहीं है लॉयर्स के लिए. ऐसा सच है या झूठ है? मैं आप तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप दिल्ली हाई कोर्ट देख लो, पूरा सेंट्रल एसी है. इवन कि नई नई कोर्ट्स आप नोएडा चले जाओ, देखो आज तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया डेवलप हो रहा है, गवर्नमेंट उस पर पूरा काम कर रही है. ये बहुत पहले की बात है कि पहले पंखे नहीं होते थे जी, वो मीन्स कि गर्मियों में बैठे हैं. अब तो बढ़िया जजेस के चैम्बर हैं, एसी लग रहे हैं सारे जगह, सब बढ़िया.
अगर कोई नया आखिरी सवाल है मेरा, इसके बाद हम एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। अगर कोई नया बच्चा लॉयर बनना चाहता है, कॉलेज पास आउट है, तो क्या सलाह देना चाहोगे आप उसको? मैडम, चैलेंजेस बहुत हैं, अनडाउटेडली चैलेंजेस बहुत हैं। शुरू में आपको पैसे नहीं आते हैं, पैसे कम आते हैं, लेकिन उसमें जो आपको फोकस करना होता है, अपने काम पे फोकस करना होता है। आपकी जो आपका जो गोल होना चाहिए वो सिर्फ होना चाहिए कि लॉ पे आपको मैक्सिमम सीखना है, केस को रिप्रेजेंट किस तरह से करना है कोर्ट में, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको किस तरह से अपना रखना है कोर्ट में। कोई क्वेश्चन आता है, कुछ भी रैपिड क्वेश्चन, लाइक आपका अभी रैपिड फायर होगा, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे, इसी तरह जज साहब के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको फाइल पे अगर आपकी पूरी प्रिपरेशन है तो कुछ भी सवाल आएगा आप उसको हैंडल कर लोगे। Plus, another thing is that a lot of college students, law students do this, but I would certainly advise against using a lot of AI like ChatGPT for drafting as well as for research. क्योंकि AI में काफ़ी बार ऐसा हो रहा है कि आप रिसर्च कर रहे हो, केस लॉ आ रहा है आपके सामने, बट वो केस लॉ जब आप जज साहब के सामने साइट करते हो, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। इवन इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है कमेंट पास किया है। अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कमेंट पास किया था कि एआई से काम करना बंद कीजिए, एआई का थोड़ा यूजेस जो है जितना हो सके ज़रूरी उतना ही करिए। मतलब पूरी तरह से जो डिपेंडेंसी है एआई पे वो नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है हमारे इंडिया के सभी लॉयर्स के अंदर एक यूनिटी है, एक दूसरे के लिए खड़े होंगे? ऑब्वियसली होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए। 100%. There's a lot of respect for each other in the fraternity as well. And ये चीज़ दिखती है मतलब लॉयर्स में। दिखती है। एक आपको कभी किसी और लॉयर ने अप्रोच करा है कि उनकी हेल्प करने के लिए? मेरे पास तो लॉयर्स आते ही हैं केस कराने के लिए। नंबर ऑफ़ लॉयर्स आते हैं, ट्रायल के लिए आते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशंस के लिए आते हैं, हम एंगेज करते हैं, हम जाते हैं। ओके, तो एक लॉयर दूसरे लॉयर की इस तरह भी हेल्प कर रहा है? ऑब्वियसली करना पड़ता है। काफ़ी बार क्या होता है, कई लॉयर्स की एक्सपर्टीज़ होती हैं, तो कभी हमें भी कुछ हेल्प चाहिए कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वी कैन ऑलवेज आस्क एंड अदर्स आर हैप्पी टू हेल्प एंड वाइस वर्सा। लोग भी हमसे बहुत मतलब अपने हमारे हाँ, फील्ड वो का, पूरा फुल फ्लेज्ड हेल्प करते हैं। जैसे इनको क्रिमिनल की एकदम एक्सपर्टीज़ है, क्रिमिनल लॉ की। तो केसेस यूजुअली आप कैसे डिसाइड करते हैं कि हम ये वाला केस लेंगे या ये वाला केस रिजेक्ट कर देंगे? मोस्टली आप सारे केसेस लेते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं, या आप चूज़ करते हैं? See, in litigation specifically, like being a lawyer, you cannot choose the field chooses you. मैं बोल के बैठ जाऊँ कि मैं सिर्फ कंपनी से रिलेटेड केसेस ही करूँगा, लेकिन क्लाइंट्स मेरे पास सारे क्रिमिनल लॉ के आ रहे हैं, तो आई विल बी आउट ऑफ वर्क दैट वे। सो देर इज़ लिमिटेड choice selection initially. Later on, obviously, in the later stages of your practice, then maybe you can still choose. You have the choice. आपके नज़र में इंडिया में कोई लॉयर ऐसा है जो आपके नज़र में बेस्ट लॉयर है अभी तक का? बहुत हैं, काफ़ी हैं। एक कोई नाम लेना चाहोगे ये सबसे अच्छा लॉयर है इंडिया का? मुझे तो अभी तक सिद्धार्थ लूथरा साहब लगते हैं, कपिल सिब्बल साहब लगते हैं, सलीम अहमद साहब लगते हैं, सब अच्छे लॉयर हैं। एक अच्छे लॉयर की क्या क्वालिटी होंगी? वो अपने काम पे फोकस करेगा और फाइल पे पूरा काम करेगा। और मेरा ये मानना है कि कोई भी लॉयर, कोई भी फाइल हो, अगर उस पर वो एक्चुअल में मेहनत कर लेता है तो वो कभी केस हारेगा नहीं, कभी नहीं हारेगा। बट उसमें है उसको 100% देना पड़ेगा। अब जब कोर्ट रूम में होते हो, आपके सामने जो डिफेंस में होता है, क्या आप उसकी भी उतनी रिस्पेक्ट करते हो? मैम, जब कोर्ट में होते हैं, कोर्ट में मैंने आपको बताया कि सबसे मुश्किल काम होता है केस को इस्टेब्लिश करना। प्रोसिक्यूशन के ऊपर ज़्यादा बर्डन होता है डिफेंस के कंपैरिजन में। और रही बात, आपने भी सॉरी एक बार फिर से क्वेश्चन। जो भी अगेंस्ट आपके लॉयर खड़ा होगा, जैसे आप लॉयर्स की एक यूनिटी है, पर जब आप कोर्ट रूम में होते हो, आपके डिफेंस में भी तो एक लॉयर होगा, उसके लिए भी आप वही यूनिटी फील करते हो, या आप उसको एक खतरे एट की दैट तरह पर्टिकुलर टाइम वी आर वर्किंग ओनली फॉर आवर क्लाइंट्स। दैट टाइम he is working for their client and we are working for our client. Because right? there are no personal comments made at each other, but we have to represent our client's case to the best of our ability. जैसे मूवीज में होता है ना कि एक लॉयर ने दूसरे लॉयर को धमकी दे दी कि तू Again, fiction. Fiction. नहीं ऐसा नहीं होता। इवन कि बाहर निकलते हैं, आराम से हाथ मिला रहे हैं, चाय पी रहे हैं साथ में बैठ के। अच्छा, तो ये सबसे अच्छी खूबसूरती यही है, इस प्रोफेशन की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि कोर्ट में एक दूसरे के कपड़े फाड़ देंगे,
लेकिन बाहर निकलेंगे कैसे हो सर, आओ चलो नहीं, चाय मैंने पीते हैं। पॉलिटिक्स में भी यही सुना है कि यही खूबसूरती है पॉलिटिक्स में कि सिर्फ टीवी पे ही कांग्रेस और बीजेपी अलग दिखती है। तो जी ठीक है, अब हम अपने रैपिड फायर की तरफ चलते हैं। मैं आपसे 5 छोटे क्वेश्चंस ऐसे पूछूंगी जो आप एक वर्ड में अगर जवाब दे पाएँ तो अच्छा होगा। एक ऐसा लॉ जो हर इंडियन ब्रेक करता है बिना सोचे समझे, Trespassing? जैसे ट्रेसपासिंग। Criminal trespass, yes. आपके अकॉर्डिंग? मुझे तो लगता है कि रोड पे ही हम काफ़ी सारे लॉज हमेशा ब्रेक करते रहते हैं। कोई ऐसा मूवी में ऐसी चीज़ दिखाई जाती है जो मिथ है, रियलिटी में नहीं होती? इसमें ये है कि जो इंटायर क्राउड आता है मूवी में, वो ये दिखाते हैं कि वो एक ही पर्टिकुलर केस के लिए सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं। सो दैट्स अ टोटल मिथ। एवरीवन इज़ कमिंग फॉर देयर ओन केसेस, और अपने केस पे लोगों का ज़्यादा ध्यान रहता है। ये ड्रामा नहीं चलता है कि थिएटर नहीं चल रहा होता है कि आप सिर्फ इसी केस के लिए आए हैं। या एक एडवाइस जो आप फर्स्ट ईयर के लॉ स्टूडेंट को दोगे? again, trust the process. It might take time, all right, but as in it will take a couple of years. एक दिन में you won't become the next Kapil Sibal or एक ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट जो हर फैमिली के पास होना चाहिए जो भी ये पॉडकास्ट देख रही है? so not legal document per se, but I would suggest that you keep most of your things well documented. जितना आप documentation अपना strong रखोगे लाइफ में, उतना आपको आगे जाके problems नहीं आएंगी. Be it a rent agreement, be it a will, be it Whatever, कुछ भी। be it anything, be it a contract between two partners, anything. So as long as you keep it well documented. अगर आपको पता है कि आपके क्लाइंट ने आपको पूरे जीवन की जमा पूंजी दे दी है उसको बाहर निकालने के लिए केस से, तो आपके दिमाग में एक रात पहले क्या चलता है? मैडम एक्चुअली प्रेशर तो फॉर ईच एंड एवरी मोमेंट होता है। जब आप सुबह कोर्ट के लिए निकलते हो, आप प्रेशर को लेके ही निकलते हो, बट आप उस प्रेशर को एंजॉय करते हो। इनफैक्ट अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो तो फिर मुझे लगता है कि फिर आप केस में आपको फिर आगे दिक्कत है। आप केस को तभी आप डिमोलिश कर पाओगे जब आप उस प्रेशर को एंजॉय करोगे, तो वो करना पड़ता है। सपोज़ मैं जैसे हाई कोर्ट में था, मैं हाई कोर्ट स्टैंडिंग काउंसिल ऑफिस में था, एक दिन में 20-20 केस 30-30 केस करने पड़ते थे। मतलब सपोज़ मुझे असाइन हुए, मैं करूँगा। अब सोचिए 20 केसेस मुझे पूरे पूरे पढ़ने हैं, उस पर नोटिंग बनानी है और केस में रिप्रेजेंट भी करना है, तो वो प्रेशर होता है। लेकिन पता लगा 12-1 बजे तक सारा प्रेशर रिलीज़, फिर हम इंजॉय करते थे चाय कॉफ़ी एंड, तो ये होता है। तो प्रेशर तो होता है, अनडाउटेडली प्रेशर होता है। ठीक है, अभी हमारे लिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच राजबीर जी एंड अजय जी हमारे शो पर आने के लिए और अपना इतना नॉलेज शेयर करने के लिए। आई होप कि जिस तरह से मुझे मज़ा आया है, हमारे ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आएगा। और अगर आपको कोई भी सवाल है लीगल से रिलेटेड, लॉयर से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट सुनना है तो हम स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल हैं। प्लीज़ फॉलो भविष्य सिंधवानी ऑन स्पॉटिफाई एंड थैंक यू सो मच फॉर थैंक ज्वाइनिंग यू, अस। Thank you. थैंक यू।